हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल सरल जानकारी में। मैं आपका दोस्त विनय फिर से हाजिर हूं एक नई वीडियो के साथ। दोस्तों, CSC से जुड़ी एक बहुत ही बड़ी अपडेट सामने आई है। आज की वीडियो में आप जानेंगे कि वो क्या अपडेट है। अगर आप कोई CSC VLE या ULE हैं तो आपके लिए यह एक बुरी खबर है। दोस्तों, CSC पर केस दर्ज किया गया है जिसका सीधा असर VLE भाइयों पर पड़ेगा, क्योंकि जिन VLE भाइयों ने किसी भी सरकारी प्रोजेक्ट में काम कर रखा है उनकी पेमेंट रुक सकती है। क्योंकि ऐसा CSC में पहले भी हो चुका है, जब CSC पर आधार डाटा लीक होने का केस दर्ज किया गया था, जिसकी वजह से बहुत सी VLE भाइयों के आधार सेंटर बंद कर दिए गए थे और उनके आधार सर्विस की पेमेंट भी रोक ली गई थी। हमारे बहुत से भाई ऐसे होंगे जिनके आधार सेंटर अभी तक दोबारा से शुरू नहीं हो पाए हैं, और कुछ तो ऐसे होंगे जिनकी उस टाइम की पेमेंट अभी तक रिलीज भी नहीं हुई है। तो दोस्तों, इसका सीधा असर VLE पर जरूर होने वाला है, क्योंकि हो सकता है इस केस की वजह से आने वाले समय में CSC सरकारी प्रोजेक्ट पर काम ना कर पाए। कांग्रेस के प्रवक्ता पवन खेड़ा जी ने इस विषय में बड़े विस्तार से बताया है। साथ ही उन्होंने बताया कि इस मामले में एक जनहित याचिका भी दायर की गई है। अब ये पूरा क्या मामला है, इसकी पूरी जानकारी के लिए वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। दोस्तों, आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट करना चाहेंगे, वीडियो को अपने सभी VLE भाइयों के साथ शेयर करें ताकि उनको भी इस अपडेट के बारे में जानकारी मिल सके। और अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल सरल जानकारी को सब्सक्राइब कर बेल नोटिफिकेशन जरूर ऑन कर लें, ताकि हमारे आने वाली सभी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलते रहेंगे। दोस्तों, भारत के महालेखा परीक्षक यानी CAG कैग ने CSC के खिलाफ पूरे 122 पेज की अपनी रिपोर्ट पेश की है, जिसमें CSC द्वारा बीजेपी के साथ मिलकर करोड़ों रुपए के घोटाले की बात सामने आई है। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हम आपको बता दें कि महालेखा परीक्षक या CAG कौन होता है। CAG का फुल फॉर्म होता है कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। भारत के संविधान के अनुसार महालेखा परीक्षक यानी CAG का पद सबसे महत्वपूर्ण पद है। CAG वह अधिकारी होता है जो देखता है कि संसद द्वारा अनुमान्य खर्चों की सीमा से अधिक धन खर्च न किया जाए और संसद द्वारा विनियोग अधिनियम में निर्धारित मदों से अधिक पर खर्चा न किया जाए। अगर आसान शब्दों में कहें, CAG वह व्यक्ति होता है जो संसद के खर्चों को नियंत्रित करता है और इस चीज का ख्याल रखता है कि संसद में फिजूल खर्ची किसी भी कार्य के लिए ना की जाए। दोस्तों, आपके मन में सवाल आ रहा होगा कि CSC पर केस क्यों दर्ज हुआ है, CSC और बीजेपी ने ऐसा क्या कर दिया कि इस मामले में जनहित याचिका दर्ज करनी पड़ी। जानिए आपके इन सभी सवालों के जवाब कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता पवन खेड़ा जी की जुबानी। नमस्कार। सुना कि आप लोगों को पार्लियामेंट में भी अब संघर्ष करना पड़ेगा कवरेज के लिए। मैंने सुना पास वाले भी फेल हो गए हैं इसमें। तो आप लोग इस बात से बिल्कुल निश्चिंत रहिए कि हम लोगों के मन में कांग्रेस पार्टी के मन में कोई बदले की भावना कभी नहीं रहती। तो मीडिया साथ दे या नहीं दे, मीडिया तुम संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। CAG की 7 साल हो गए, CAG का नाम लोगों ने नहीं सुना था, तो मैंने सोचा एक बार CAG का नाम, CAG भी एक चीज़ होती है इस देश में। 7 साल पहले सबको CAG याद थी, 7 साल ऐसे निकले कि CAG भी भूल गए कि वो हैं। तो CAG की एक रिपोर्ट, प्रिलिमिनरी रिपोर्ट आई है, लगभग 122 पेज की रिपोर्ट है, मैं आपको दूंगा, जिसमें मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी MeitY, ये MeitY के कई मायने होते हैं, MIGHTY भी होता है, तो बड़े MeitY तरीके से ये MeitY काम कर रही थी। CAG ने उंगलियां उठाई हैं कि 2019 की जुलाई से लेकर दिसंबर 2020 तक इस मंत्रालय के तहत करोड़ों रुपए CSC को दिए गए, फाइबर केबल की मेंटेनेंस और ऑपरेशन के लिए दिए गए। CAG कहता है कि एक फंड होता है जो तमाम प्राइवेट प्लेयर्स को उस फंड में कंट्रीब्यूट करना पड़ता है, वो एयरटेल हो, जियो हो, वोडाफोन हो, आइडिया हो। उस फंड का नाम है USOF। बड़ा ध्यान से सुनिएगा क्योंकि
आपको इस सीएजी रिपोर्ट में और इस प्रेस वार्ता में कुछ उत्तर मिलेंगे कि ये रीशफल क्यों हुआ था, और कुछ सवाल भी इस प्रेस वार्ता में निकलेंगे कि क्या सिर्फ इस रीशफल से बात बन जाएगी या इसके आगे भी कुछ करना चाहिए प्रधानमंत्री को। तो यूएसओएफ के बारे में सीएजी लिखता है कि सीएससी को पहले तो करोड़ों रुपए दे दिए और यूएसओएफ उस सीएससी पर विलंब प्रोजेक्ट्स में हो जाए या प्रोजेक्ट सही ढंग से एग्जीक्यूट न हो तो यूएसओएफ उन पर पेनाल्टी भी नहीं लगा सकता, क्योंकि एग्रीमेंट में वो पेनाल्टी का क्लॉज ही नहीं है। ये सीएजी की ऑब्जर्वेशन है, मेरी नहीं। सर्विस लेवल एग्रीमेंट नहीं है। अगर कोई शिकायत आ जाए गांव देहात से या छोटे शहरों से कि भैया इंटरनेट नहीं चल रहा, वाईफाई नहीं चल रहा, जो कि इसका काम है, तो कोई टाइम बाउंड क्लॉज नहीं कि इतने टाइम में आपको ये शिकायत दुरुस्त करनी है। ये एग्रीमेंट है, ट्राइपार्टाइट एग्रीमेंट है, ये मंत्रालय और सीएससी के बीच में। अब आपको हम बताएं कि ये सीएजी ने तो चलिए एक रिपोर्ट हिम्मत दिखा के एक प्रिलिमिनरी रिपोर्ट दे दी, कुछ अखबारों ने एक आध ने हिम्मत दिखा के थोड़ी बहुत छाप दी, सिंगल कॉलम, 2 कॉलम, 1.5 कॉलम, लेकिन इसमें बदबू किस बात की आती है यह जरूरी है जानना। डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन, दूरसंचार विभाग, पिछले 1.5-2 सालों से लगातार प्राइवेट पार्टी को, अलग अलग प्राइवेट पार्टीज को बिना टेंडर के ठेके दे रहा था, बड़े बड़े ठेके दे रहा था। और किस तरीके से दे रहा था? सीएससी वाईफाई चौपाल सर्विसेज इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, मैं रिपीट करता हूं, दोहराता हूं, सीएससी वाईफाई चौपाल सर्विसेज इंडिया प्राइवेट लिमिटेड के मार्फत डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन लगातार पिछले 1.5-2 साल से करोड़ों करोड़ों रुपए के प्रोजेक्ट्स, जो कि ये यूएसओएफ फंड से पैसा लेता था और सीएससी वाईफाई चौपाल सर्विसेज इंडिया प्राइवेट लिमिटेड की मार्फत प्राइवेट कंपनीज को बिना टेंडर के बांट देता था। ये तो जिस्ट है, ये तो है निचोड़ पूरी कहानी का। कैसे करता था? अब यूनिवर्सल सर्विस ऑब्लिगेशन फंड यूएसओएफ ये नए प्रोजेक्ट्स बनाता था, प्रपोजल बनाता था, रखता था डिपार्टमेंट की जो डिजिटल कम्युनिकेशन कमीशन है उसके सामने, डीसीसी के सामने। डीसीसी से अनुमति लेता था कि इस प्राइवेट कंपनी सीएससी एसपीवी को दे दिया जाए। एसपीवी बना दी, प्राइवेट कंपनी के साथ सरकार ने एक एसपीवी बना दी। इस तरह से रूट करके प्रोजेक्ट्स चले जाते थे और सारे कागज दूंगा मैं, एनेक्शर्स के साथ, फाइल नोटिंग्स के साथ। यूं हम लोग रविशंकर प्रसाद जी की तरह नहीं है कि यूं ही आकर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी और इस्तीफे मांग लिए। हम आपको फाइल नोटिंग्स के साथ, और सीएजी रिपोर्ट तो चलिए एक उसका छोटा सा अंग है, उसके बाद की कहानी आपको मैं आज यहां देने आया हूं। आप डीओटी की वेबसाइट देखें तो जनवरी 2021 तक यूनिवर्सल सर्विस ऑब्लिगेशन फंड, ये जो यूएसओएफ फंड है, इसके पास कितना पैसा था जी? 1,12,650 करोड़। छोटा पैसा नहीं है, 1,12,650 करोड़ यूएसओएफ फंड में है। और उससे वो खर्च कितना कर चुका था जनवरी 2021 तक? डिसबर्स कितना कर चुका था? 57,433 करोड़ वो डिसबर्स कर चुका था। कैसे किया था मैं आपको उदाहरण देता हूं, बिहार का उदाहरण देता हूं। बड़ा हंगामा हुआ, प्रधानमंत्री ने भी हंगामा किया, उस वक्त के मंत्री ने भी हंगामा किया, तमाम मंत्री से संतरी सब ने हंगामा किया। क्या हंगामा किया कि साहब बिहार एक ऐसा राज्य बनेगा कि जहां हर घर वाईफाई होगा, हर गांव वाईफाई होगा। चुनाव की आसपास की बात है। 13 सितंबर 2020 को इस प्राइवेट कंपनी में, बार बार दोहराऊंगा प्राइवेट कंपनी, क्योंकि मुझे भी नहीं मालूम था कि सीएससी एक प्राइवेट कंपनी,
क्योंकि ये कहां से ऑपरेट करती है? दूरसंचार विभाग से, मंत्रालय से ऑपरेट करती है, वहां की चौथे फ्लोर से अशोक चिन्ह का इस्तेमाल करती है। और एक किसी ने साथी ने आरटीआई लगाई तो मालूम पड़ा साहब ये तो प्राइवेट कंपनी है, आरटीआई भी मैं आपको दे रहा हूं। आप सोचिए कि एक प्राइवेट कंपनी के साथ मंत्रालय एसपीवी बनाता है और फिर उस एसपीवी के मार्फत प्रपोजल्स मंगवा लेता है अपने पास और तुरंत फुरंत उनको पैसे सैंक्शन कर देता है। तो एक उदाहरण मैं आपको दे रहा था बिहार का। बिहार में के लिए इस एसपीवी ने, सीएससी निजी कंपनी ने 13 सितंबर 2020 को मंत्रालय को एक प्रपोजल दिया साहब, फाइबर टू होम, एफटीटीएचएच, फिक्स्ड फाइबर टू होम का प्रपोजल दिया और वाईफाई कनेक्शंस हर गांव के, बिहार के हर गांव में वाईफाई कनेक्शन देंगे जी, ये प्रपोजल दे दिया। 630 करोड़ का यह प्रपोजल। आप लोग समझदार हैं, आपने कई सरकारें देखी हैं, कई प्रोजेक्ट्स में इन्वेस्टिगेशंस की हैं। कोई भी सरकार इतने बड़े मेगा प्रोजेक्ट को, 630 करोड़ कोई छोटा प्रोजेक्ट नहीं होता, उसको पायलट प्रोजेक्ट कैसे कह सकती है? जरा मुझे इसका कभी आप बताइएगा कैसे कह दिया। इसको कहा गया जी ये पायलट प्रोजेक्ट है। 630 करोड़ का तथाकथित पायलट प्रोजेक्ट, बिहार के हर गांव में वाईफाई के लिए यह प्रपोजल मंत्रालय के सामने आया। 19 सितंबर, 6 दिन के बाद 2020 को डिजिटल कम्युनिकेशन कमीशन ने इसको अप्रूव कर दिया। 6 दिन के अंदर अंदर इस प्रपोजल का अप्रूवल आ गया डीसीसी द्वारा। 15 अक्टूबर 2020 को यूएसओएफ नॉमिनेशन बेसिस पे बिना किसी टेंडर के इस सीएससी प्राइवेट कंपनी को लेटर दे रहा है कि भैया आप काम शुरू कर दीजिए। कोई एग्रीमेंट नहीं हुई है, माफ कीजिएगा, कोई एग्रीमेंट नहीं हुई अभी तक। सितंबर की 13 तारीख को कहानी शुरू हुई। 15 अक्टूबर को कहानी में अच्छा सा एक रोचक मोड़ भी आ गया। बिना टेंडर के अवार्ड कर दिया जा रहा है प्रोजेक्ट इस प्राइवेट कंपनी को, सीएससी को। तो मैंने आपको बताया आरटीआई का स्टेटस वो मैं आपको दे रहा हूं। ये 11 जुलाई 2019 की आरटीआई है, जिसमें मंत्रालय ने बताया कि साहब ये प्राइवेट कंपनी है, ये सरकारी कंपनी नहीं है। ये बड़ा महत्वपूर्ण आरटीआई है जो मैं साथ में लगा रहा हूं। 23 नवंबर 2020, सितंबर में कहानी शुरू हुई थी, मत भूलिएगा। 23 नवंबर 2020 को ये सीएससी कंपनी ईमेल भेजती है यूएसओएफ को कि साहब हमें मोबिलाइजेशन एडवांस दे दीजिए, जो 30% का प्रोजेक्ट का 30% का जो मोबिलाइजेशन एडवांस है वो हमें दे दीजिए। अब मोबिलाइजेशन एडवांस मांग रही है कंपनी ने, कोई एग्रीमेंट नहीं की है। मैं वापस से दोहरा रहा हूं, सरकार के साथ कोई एग्रीमेंट नहीं हुई कंपनी, सिर्फ एक चिट्ठी गई कि आप काम शुरू कीजिए। कंपनी ने मोबिलाइजेशन एडवांस मांगा जो कि है 179 करोड़, 189 करोड़। ये गया जी 23 नवंबर को ये मेल जाती है। एडिशनल एडमिनिस्ट्रेटर यूएसओएफ फाइनेंस के वो फाइल पे लिखते हैं, एज नो एग्रीमेंट इज अवेलेबल द पेमेंट कैन नॉट बी रिलीज्ड। एक अफसर था, ईमानदार था, उसने लिख दिया कि साहब एग्रीमेंट है नहीं, मैं पेमेंट कैसे रिलीज कर दूं। अंशुली आर्या जो उनकी बॉस हैं, एडमिनिस्ट्रेटर हैं यूएसओएफ की, वो 23 नवंबर को लिखती हैं, ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर हैज इनॉग्रेटेड दिस प्रोजेक्ट ऑन 21 सितंबर 2020। ये नोटिंग है, फाइल की नोटिंग है, मैं आपको एनेक्शर में दे रहा हूं। ये एडमिनिस्ट्रेटर लिखती हैं, उनको ओवर रूल करते हुए, एडिशनल एडमिनिस्ट्रेटर को ओवर रूल करते हुए कि प्रधानमंत्री जी ने 21 सितंबर 2020 को प्रोजेक्ट का इनॉग्रेशन कर दिया है। द एग्रीमेंट हैज नॉट बीन फाइनलाइज्ड एंड इज लाइकली टू टेक टाइम। एग्रीमेंट अभी नहीं हुआ है, इसमें समय लगेगा। ये फाइल नोटिंग है। द प्रोजेक्ट इज रनिंग ऑन अ वेरी टाइट शेड्यूल, देयरफॉर द एडवांस इज अप्रूव्ड एज अप्रूव्ड बाय डीसीसी इज अप्रूव्ड। ये अंशुली आर्या, एडमिनिस्ट्रेटर ऑफ यूएसओएफ, लिखती हैं ओवर रूल करते हुए अपने जूनियर ऑफिसर को कि प्रधानमंत्री ने इसका इनॉग्रेशन किया है सितंबर की 21 तारीख को, तो भले ही एग्रीमेंट नहीं हुआ हो,
ये पैसा 30% 189 करोड़ रिलीज कर दिया जाए, अप्रूव कर दिया जाए। ये मैं आपको एक उदाहरण दिया बिहार का कि कैसे ये काम हो रहा था उस मंत्रालय में। दूसरे दिन ये हुई नोटिंग, आपको मैंने बताया 23 नवंबर 2020 को। 24 नवंबर को बिना किसी एग्रीमेंट के 189 करोड़ रिलीज हो गया। एक दिन के अंदर अंदर आनन फानन में पैसा भी रिलीज हो गया। अब ये काम आसान नहीं होता, सरकार के अफसर भी समझते हैं, मंत्री तो पता नहीं कितना समझते थे, लेकिन अफसर तो समझते हैं। 26 अक्टूबर 2020 को साथ साथ एक वारा प्रसाद हैं कंसल्टेंट यूएसओएफ के, वो एक प्रपोजल लेकर आते हैं कि रूल नंबर 525 और 526 आईटीआर का इसमें अमेंडमेंट किया जाए ताकि बिना टेंडर के सीएससी एसपीवी को काम दिया जा सके। देखिए कितनी बेशर्मी से यहाँ के फाइलों पे भी लिखा जाता है, कितनी बेशर्मी से इस सरकार में काम हो रहा है, ये आपको यहां समझ में आएगा। 2 नवंबर 2020 को अंशुली आर्या जी इसको अप्रूव कर देती हैं, इस अमेंडमेंट की प्रपोजल को। अब वो फाइल गई सेक्रेटरी टेलीकॉम के पास, मेंबर फाइनेंस के पास। मुझे नहीं मालूम इस फाइल का क्या हुआ, ये अब आप लोग बताएंगे कि हुआ क्या उसमें। मैं ये एनेक्शर्स लगा रहा हूं यहां तक जहां तक कि हमारे पास है, और ये सारा एक पीआईएल का हिस्सा है। ये सारे कागज तो कहीं से ये कोर्ट के डॉक्यूमेंट्स हैं, कहीं कोई इस पर आरोप लगा नहीं सकता। कोर्ट की जो पब्लिक डोमेन में जो है कागज में वही आपके सामने ला रहा हूं। अब हम प्रधानमंत्री जी से यह जानना चाहते हैं, सीएजी की ड्राफ्ट रिपोर्ट, प्रिलिमिनरी रिपोर्ट आ गई, ये सारे कागज आपके सामने हैं, आरटीआई आपके सामने है कि एक निजी कंपनी है। प्रधानमंत्री जी ये बताएं कि सिर्फ रीशफल करके एक मंत्री को मंत्रालय से बाहर कर देना, कैबिनेट से बाहर कर देना, क्या उससे काम हो जाएगा? क्या जो हजारों करोड़ का जो इसमें प्रश्न चिन्ह लगा है उसका कोई हिसाब किताब देगा जनता को या नहीं देगा? ये कंपनी ने भारतीय जनता पार्टी को किसी भी दिशा में किसी भी तरीके से चंदा दिया है या नहीं दिया है? बताएं। इस कंपनी का भारतीय जनता पार्टी के किन किन नेताओं से क्या संबंध है ये बताएं। और यह भी बता दें कि सीएससी जैसी और कितनी कंपनियां हैं जो सरकार का चिन्ह इस्तेमाल कर रही हैं, अशोक चिन्ह इस्तेमाल कर रही हैं, जो सरकार के प्रेमिसिस में बैठी काम कर रही हैं, जो जब तक आरटीआई न लगाई जाए मालूम भी नहीं पड़ता कि प्राइवेट हैं। और क्या यही वजह है कि आप आरटीआई को कमजोर करने पे तुले हुए हैं? क्या यही वजह है कि आप संसद के दरवाजे भी मीडिया के लिए बंद करना चाहते हैं? क्या यही वजह है कि आप प्रेस कॉन्फ्रेंस से डरते हैं? क्या यही वजह है कि आपने रविशंकर प्रसाद जी को कैबिनेट से हटाया है? क्या हटाना सिर्फ हटाने से काम हो जाएगा? क्या वो काफ़ी है? इन तमाम सवालों के उत्तर चाहिए और एक हाई लेवल, निष्पक्ष, उच्च स्तरीय जांच होनी चाहिए इस पूरे घपले में कि कैसे एक ये एसपीवी बनी, क्या क्या उसको काम दिए गए, कैसे उसको मोबिलाइजेशन एडवांस दे दिया गया। और सीएजी कहती है कि साहब कोई ऐसा क्लॉज ही नहीं डाला था कि उनको हम पनिश भी कर सकें। सरकार अगर वो कंपनी धोखा दे दे, काम नहीं करे, पैसा लेके भाग जाए, तो कोई तरीका नहीं है आपके पास कि आप उसको काबू कर सकते।